हेलो वेलकम टू मैथ्स ड्राइविंग सेंटर। आज के वीडियो में हम लोग कल जैसे दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एक तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का जो सीएसआर नेट दिसंबर 23 में आया हुआ है लास्ट एग्जाम में, एंड और एक मैंने शॉर्ट में एक लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन पूछा था। इसका आंसर मैं लास्ट में बोलूंगा। ठीक है, तो पहले आप इस क्वेश्चन को ट्राई कर लो, अगर नहीं किया है तो आप सोल्यूशन देखना। सोल्यूशन, ये क्वेश्चन इजी है, इतना भी टफ डिफिकल्ट नहीं है। इसको करने का मैं दो दो तरीका बताऊंगा, मतलब दो तरीका सिमिलर ही है एक तरीके से। मतलब अभी देखिए, क्वेश्चन को देख के आपको एक थ्योरम याद आना है। कौन सा थ्योरम याद करना है आपको? देखिए 1/2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर में कुछ डेरिवेटिव है डिवाइडेड बाय समथिंग। तो ऊपर में जब डेरिवेटिव होता है तब एक हम लोग के पास थ्योरम है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, जो कि है आर्गुमेंट थ्योरम, उसको आप याद करना है। ठीक है, तो इसको हम लोग आर्गुमेंट थ्योरम से इजीली कर पाएंगे। उसके पहले क्वेश्चन में क्या-क्या बोला गया है ये हम लोग देख लेते हैं कि फंक्शन मेरोमॉर्फिक दिया हुआ है ऑन एन ओपन सेट containing the unit circle। C मतलब क्या है हम लोग के पास? mod z less than 1 containing the unit circle and its interior। ओके, सपोज दैट हम लोग के पास बोला है कि f के पास नो जीरोस एंड नो पोल्स ऑन C, लेकिन इनसाइड C में नंबर ऑफ जीरोस एन नंबर ऑफ पोल्स np है और नंबर ऑफ जीरोस n नॉट से डिनोट किया हुआ है, मतलब इनसाइड C। ठीक है, ऑन C में बोला गया है कि जीरोस और पोल्स नहीं है। ओके, कोई दिक्कत का बात नहीं है। तो हम लोग के पास ये इंटीग्रेशन निकालना है 1/2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ ZF होल डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय ZF। तो देखिए, पहले तो फर्स्ट थिंग देखिए, ZF का डेरिवेटिव ZF डैश होता है। ओके, इसको पहले मैं ब्रेक कर दूंगा न्यूमरेटर को। मतलब फर्स्ट तरीका से मैं बोल रहा हूँ। फर्स्ट तरीका ये है कि हाँ, ये आर्गुमेंट थ्योरम है। देखिए 1/2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ f डैश बाय f dz क्या होता है? नंबर ऑफ जीरोस माइनस नंबर ऑफ पोल्स ऑफ व्हिच फंक्शन? ऑफ ये डिनोमिनेटर में जो है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये ऑफ वाला इंपॉर्टेंट है। ओके, तो हम लोग के पास क्या निकालना है? 1/2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ ZF होल बाय ZF, इसको मैं dz, पहले तो न्यूमरेटर को मैं ब्रेक कर दूंगा। ये क्या हो जाएगा? f इंटू डेरिवेटिव ऑफ z 1 हो जाएगा प्लस ZF डैश डिवाइडेड बाय ZF। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? f बाई f, ये 1/z हो जाएगा और ये हो जाएगा z कैंसल f डैश बाई f। ये ऐसा करके इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2 पाई है बाहर में। ओके, तो अभी देखिए 1/z dz का इंटीग्रेशन क्या होगा? आप कॉची इंटीग्रल से लगाओ या कॉची रेसिड्यू से लगाओ, इसका इंटीग्रेशन होगा 1। क्योंकि देखिए z इक्वल टू 0 में सिंपल पोल है, 0 ये सर्कल के अंदर लाई कर रहा है, यूनिट सर्कल के अंदर लाई कर रहा है, हाँ कंट्रीब्यूट करेगा। और हम लोग के ऊपर ऊपर फंक्शन क्या है? 1 एनालिटिक है। ओके, प्रॉब्लम नहीं है। तो f ऑफ 1 में आपको 0 पुट करना है तो 1 ही होगा। ये मैं मतलब फास्ट जा रहा हूँ, इसको आप कर लोगे। 1/z क्या इंटीग्रेशन 1 ही होता है। उसके बाद ये देखिए f डैश बाई f, देखिए f का डिफरेंशिएशन f डैश ऊपर आ रहा है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ जीरोस माइनस नंबर ऑफ पोल्स ऑफ व्हिच फंक्शन? ऑफ f। और f का तो दिया हुआ है हम लोग के पास n नॉट माइनस np, तो इसका एकदम सिंपल आंसर क्या हो जाएगा? n नॉट माइनस np प्लस 1, जो कि फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, देखिएगा, मतलब जल्दी जल्दी ये सेकंड तरीका है। देखिए ZF ZF का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ZF डैश ऊपर दिया हुआ है, तो हम लोग को इसका आंसर क्या हो जाएगा? n माइनस p, वेर n क्या होगा? नंबर ऑफ जीरोस ऑफ व्हिच फंक्शन? नीचे वाला, नीचे क्या है? ZF है। और p क्या हो जाएगा? सिमिलरली नंबर ऑफ पोल्स ऑफ ZF। तो आपको बस सोचना है कि ZF जो फंक्शन है इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितना रहेगा। अभी देखिए f में नंबर ऑफ जीरोस क्या बोला गया है? n, f में नंबर ऑफ जीरोस इनसाइड c में कितना है? n नॉट। अभी आपको सोचना है कि z, हाँ z का जीरोस है कि नहीं, z का जीरोस है कि नहीं उस सर्कल के अंदर है। z इक्वल टू 0 में जीरोस है ना, तो ZF का जो नंबर ऑफ जीरोस हो जाएगा वो 1 प्लस n नॉट हो जाएगा। इस पे मतलब आपको थोड़ा थोड़ा मतलब ध्यान देना है। अभी आपको सोचना है नंबर ऑफ पोल्स, f का नंबर ऑफ पोल्स क्या है? np है ना, f का नंबर ऑफ पोल्स है np। अभी आपको सोचना है कि z कंट्रीब्यूट करता है क्या नंबर ऑफ पोल्स में? z एनालिटिक है, ये कैसे पोल में कंट्रीब्यूट करेगा? नहीं करेगा। तो इसका जो p का आंसर हो जाएगा वो np हो जाएगा
और n में क्या हो जाएगा, n नॉट प्लस 1 हो जाएगा। प्लस 1 क्यों आया समझ में आया ना, क्योंकि z एक कंट्रीब्यूट कर रहा है जीरोस में, तो हम लोग प्लस 1 कर देंगे। अब जल्दबाजी में n नॉट माइनस np मत करिएगा, क्योंकि किसी किसी ने मतलब जल्दबाजी में किया होगा, इसको टिक मार्क कर देंगे n नॉट माइनस जल्दबाजी में। ओ अच्छा, zf का नंबर ऑफ जीरोस n नॉट, np हो जाएगा नंबर ऑफ पोल्स डायरेक्ट, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरीके से भी अगर आप करोगे n नॉट प्लस 1 माइनस np, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, दोनों सिमिलर तरीका ही है, बस मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। आई होप आपको समझ में आया। कुछ भी डाउट हो कमेंट करके बोल सकते हो। आर्गुमेंट थ्योरम का मैंने और एक क्वेश्चन करा है, एनबीएचएम 23 में आया हुआ था शायद, आप चेकआउट कर सकते हो उस क्वेश्चन को भी, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, ऊपर लिंक दिया हुआ रहेगा। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे आप एंड कर सकते हो अगर आपको शॉर्ट का आंसर पता है तो। मैंने आज एक लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन पूछा है, अगर आपको नहीं पता तो आप वीडियो को कंटिन्यू करिए। क्वेश्चन मैंने पूछा है कि पहले तो मैंने एक स्टेटमेंट दिया है। स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, ये कि if A is diagonalizable over R, then the characteristic polynomial of A splits over R। हाँ, ये बिल्कुल सही है, and that will imply that the matrix is triangularizable over R। ये भी बिल्कुल सही है। अभी मैंने क्वेश्चन क्या पूछा कि if A is not triangularizable over R, then A is diagonalizable over C। ट्रू होगा या फॉल्स होगा? ठीक है, तो फर्स्ट इंस्टिंक्ट में अगर आपको ये स्टेटमेंट पता है तो देखिए, इफ ए इज नॉट ट्रायंगुलराइजेबल ओवर आर, देखिए ये ए इज नॉट ट्रायंगुलराइजेबल, तो कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट क्या इंप्लाई करेगा, नॉट ट्रायंगुलराइजेबल मतलब ये नॉट स्प्लिट ओवर आर, ये इंप्लाई करेगा, मतलब कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, एंड दैट विल इंप्लाई व्हाट कि ए इज नॉट डायगोनलाइजेबल ओवर आर। ठीक है, ये कॉन्ट्रापोजिटिव समझ में आया कि नहीं? Not triangularizable over R will imply the characteristic polynomial not split over R, and that will imply A is not diagonalizable over R। लेकिन मैंने क्वेश्चन में क्या पूछा, R पूछा है क्या? मैंने पूछा A is diagonalizable over C। इसमें आप इस स्टेटमेंट से कुछ नहीं कह सकोगे। अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसा देता कि A is not diagonalizable, A is diagonalizable over R अगर देता तो ये डायरेक्ट फॉल्स हो जाता, क्योंकि हम लोग के पास क्या मिला, A is not diagonalizable over R। लेकिन मैंने क्वेश्चन में क्या पूछा, A is diagonalizable over C। ठीक है, तो जब A is diagonalizable over C होगा तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि ट्रू अगर है तो क्या लॉजिक है, और अगर फॉल्स है तो आपको काउंटर देना पड़ेगा, है ना? तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि मैं एक अभी आपको काउंटर दूंगा जो आप चेक कर सकते हो कि ये सब सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए, A is not triangularizable over R मतलब क्या है? यहां से हम लोगों को क्या मिला कि A is not diagonalizable over R। यहां तक क्लियर है? तो हम लोग को ऐसा एक मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा जो कि R में डायगोनलाइजेबल नहीं है और C में भी डायगोनलाइजेबल नहीं है। समझ में आया? मतलब काउंटर हम लोग कैसे सोचेंगे? तो देखिए मैं एक लिख रहा हूं 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 आई, सॉरी सॉरी आई नहीं, 0 यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 1, ये -1 0 0 0। अभी देखिएगा, इसका आप आइगन वैल्यूज निकालो। इसका आइगन वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 माइनस आई आई। ठीक है, मतलब इसका आप निकालोगे तो 1 1, और इसका अगर आप निकालोगे तो आई माइनस आई। ठीक है, इसका आइगन वैल्यूज है, ये मैट्रिक्स ए है 4 क्रॉस 4, इसका आइगन वैल्यूज है ये। अभी देखिए इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि डिस्टिंक्ट है, डायगोनल मतलब प्रॉब्लम नहीं है। इसमें आप अगर चेक करोगे एम ऑफ 1 क्या दिया हुआ है 2, लेकिन जीएम ऑफ 1 जब आप चेक करोगे वो 3 आ जाएगा, मतलब am नॉट इक्वल टू जीएम आ गया, मतलब a इज नॉट डायगोनलाइजेबल ओवर c। r में तो ऑब्वियसली डायगोनलाइजेबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो i है वो मतलब r का मेंबर नहीं है, जो भी हो। तो यही था काउंटर। ये सोचना थोड़ा इतना भी इजी नहीं था, लेकिन अगर आप लोग सोच पाए तो क्लैप्स फॉर यू, बहुत अच्छा आपने सोचा। और अगर नहीं सोच पाए कोई बात नहीं, आपको अभी समझ में आ गया। तो ये था आज के वीडियोस में। अगर अच्छा लगा, कुछ भी वैल्यू मिला, अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा आपके फ्रेंड्स के साथ जो भी प्रिपरेशन कर रहा है। मैं भी मतलब सीख ही रहा हूँ, मतलब वीडियोस बना के मैं भी सीख ही रहा हूँ। तो अगर कुछ भी मेरा गलत हुआ तो आप कमेंट करके बोल सकते हो, मैं भी सीखूंगा आपसे। ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियोस में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर टाइम। मिलते हैं कल।